हाँ, नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हीट और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। हाँ, तो आज हमको उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको कहा था कि जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको मैं क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम भी कम लगेगा और साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, और उसको रिवाइज कर लिया है कि नहीं आप लोगों ने? तो रिवाइज किए होंगे तभी ये समझ में आएगा, रिवाइज नहीं किए होंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, ठीक। लेकिन ये चीज़ हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला वीडियो, क्वेश्चन वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिहार पीसीएस की तो डेट भी अनाउंस हो चुकी है 12 फरवरी। 90 दिन का समय बचा हुआ है। तो 90 दिन में हम पूरा तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कल या परसों से हिस्ट्री की भी सीरीज हम चालू करेंगे। तो होता क्या है, बिहार पीसीएस में अगर मैं आपको बताऊं तो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस से और 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ 35 + 30 यानी 65 क्वेश्चन। ये जो 65 क्वेश्चन है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको ये पूरा 65 क्वेश्चन 65 में 65 साल करके आएंगे, ये मेरा दावा है। बस जितने मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहा हूँ और जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। अच्छा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अब मिल जाएगी, मेरी हैंड राइटिंग में वो नोट्स मिलेगी, ठीक ना। ये कारपोरेट कोचिंग की तरह नहीं है कि पढ़ा कोई टीचर रहा है और नोट्स दूसरा टीचर बना देता है। तो उसमें होता क्या है कि मज़ा आती नहीं है। भाई जो टीचर पढ़ाए अगर वही नोट्स बनाएगा तो अपने शब्द में बनाएगा, अपनी कही हुई बातों को वहाँ पर लिखेगा। और जब अलग अलग होंगे कि नोट्स कोई बना रहा है, पढ़ा कोई रहा है, तो आप देखे होंगे कि फिर नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन ये मेरी अपनी है, अपनी हैंड राइटिंग में है, इसको मैं अपने से तैयार करता हूँ, काट छांट करके जो मेरी पुरानी नोट्स है उसी में से मैं इसको आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए, आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी। एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नोट्स कर लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मुझे लगता है 100% आपको समझ में आ जाएगा। दो काम कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए बस। और उस पर बेस्ड जो यहाँ मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करवा रहा हूँ वो देख लीजिए, ठीक है ना। किताब तो आपके पास होगी ही, जो क्वेश्चन मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ इसकी किताब तो मैं आपको पहले बता चुका किस किताब से ये सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। तो किताब आप खोल लीजिए और देखते जाइए एनालिसिस वाली वीडियो। बस यही 3 काम करना है। और अच्छा ये बताइए, इससे ज़्यादा करें भी क्या? क्या करें इससे ज़्यादा? आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसकी नोट्स दे दिया, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन आज तक जितने 30-32 साल में पूछे गए हैं, लगभग 32 साल में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। अब इससे ज़्यादा बचता क्या है? कहाँ से पूछेगा? नहीं पूछेगा, इससे आगे है, समझे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। मैंने आपको संवहन, कन्वेक्शन के बारे में बताया था ना, कि जब पानी गर्म करते हैं, किसी बर्तन में पानी ले करके उसको चूल्हे पर आप रखिए, तो आप क्या देखते हैं कि पानी के नीचे के जो गर्म अणु हैं वो कम घनत्व की वजह से ऊपर पहुंच जाते हैं। बताया था ना मैं आपको, ये सारी चीज़ मैं आपको बताई थी संवहन के बारे में। तो कहने का मतलब और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि संवहन कहाँ होता है? द्रव में होता है और गैस में होता है। ये चीज़ ऐसा कुछ करके आपको मैंने बताया था ना कि ये है, मान लिया ये पानी के अणु हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ से आपने आग दे दिया तो ये नीचे के अणु गर्म होंगे और ये गर्म हो करके
ऊपर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गर्म होने के बाद जो है घनत्व कम हो जाता है, और हम जानते हैं कि कम घनत्व वाली चीज ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाले अणु नीचे आ जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद जो ऊपर के अणु नीचे आए थे जो कि ठंडे थे वो भी गर्म होकर के ऊपर चले जाएंगे। इस तरह कुछ देर में आप देखेंगे पूरी ये जो बर्तन का पानी गर्म हो जाएगा। ये मैं आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि संवहन में अणु गतिशील होते हैं, यानी माध्यम के कण गतिशील होते हैं। भाई गतिशील है तो हैं, ये नीचे के अणु ऊपर चले गए यानी गतिशील ही तो हैं। और चालन में मैंने बताया था कि गतिशील नहीं होते। चालन में मैंने आपको उदाहरण दिया था कि लोहे की राड के एक सिरे को आप गर्म करेंगे तो देखेंगे कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। और ये मैंने आपको द्रव का उदाहरण बताया था, साथ ही साथ मैंने बताया था कि यही चीज गैस में भी होती है, हवाओं में भी होती है। ज्योग्राफी में जब आप जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा। हाँ, ठंडी हवा, गर्म हवा कैसे नीचे आती है, कैसे ऊपर जाती है। तो यही होता है, संवहन की प्रक्रिया वहां पर होती है। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि संवहन की जो प्रक्रिया होती है वो द्रव में होती है और गैस में होती है। हवा क्या है? हवा गैस है। ठीक, तो देख लीजिए द्रव और गैस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई वाष्प है, ठीक, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कोई पानी है। ये भाप है, वाष्प का मतलब भाप, इसका तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये पानी है, इसका तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह रहा है कि अगर आप इस भाप में हाथ डालेंगे तो आपको ज्यादा जलन महसूस होगी अपेक्षाकृत किसके? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी वाले में जब हाथ डालेंगे। मतलब आप समझे कि नहीं? एक बार आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का जो पानी है उसमें हाथ डुबोइए, और एक बार जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का भाप है, वाष्प है, उस पर हाथ डुबोइए। इस वाले में आपको ज्यादा जलन महसूस होगी। ऐसा क्यों? भाई जलन महसूस क्यों होती है? जलन महसूस होती है ऊष्मा की वजह से। ऊष्मा का मतलब क्या है? ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, यानी ऊष्मा जहां ज्यादा होगी वहां जलन ज्यादा महसूस होगी। तो यानी कि अगर इस वाष्प में जलन ज्यादा महसूस हो रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वाष्प के अंदर ऊष्मा ज्यादा है। ठीक, समझे कैसे? अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि जब पानी को वाष्प में चेंज करना हो तो क्या किया जाता है? कुछ ऊष्मा दी जाती है। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन मैंने आपको समझाया था ना कि अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको बताया था ना कि 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम वाष्प में, मान लिया 1 ग्राम पानी को वाष्प में चेंज करना है तो जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी उसे ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो कहने का मतलब इस पानी में जब आप कुछ ऊष्मा दे देंगे नीचे से तो क्या हो जाएगा? ये पानी क्या होगा? वाष्प में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और पानी की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? कितनी होती है? पानी को वाष्प में चेंज करने के लिए कितना चाहिए? 540 कैलोरी चाहिए शायद। कितना चाहिए? 540 कैलोरी। यानी कि पानी को अगर वाष्प में चेंज करना है तो आपको 540 कैलोरी ऊष्मा पानी में देनी पड़ेगी, तब वो वाष्प में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप 540 नहीं दे रहे हैं तो वो वाष्प में चेंज नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पानी वाष्प बना जो है इसमें 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई ना भाई, पानी में जब 540 डाल दिया तो पानी भाप बन गया। यानी ये कह सकते हैं कि भाप में 540 और है। पानी में जितना थी उससे ज्यादा, उसमें जब 540 आपने डाल दिया तब वो भाप बनी ना, वाष्प बनी ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वाष्प आपकी बनी जो है उसमें 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा है पानी की तुलना में।
और जब पानी की तुलना में भाप में 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा होगी, तो मैं कह क्या रहा हूं कि जिसमें ऊष्मा ज्यादा होगी वो ज्यादा जलेगा, ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। तो यही है, वाष्प क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां पर 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा होती है। और 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा क्यों होती? वही गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट कि पानी को जब भाप में बदलना होगा तो 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। वही चीज है कि ये जल है, ये है भाप, समझे? कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है। वही चीज बता चुका ना बार बार आपको। क्या बताया? ज्यादा उधर हो गया, बोर्ड लग गया मुझे लगता है। ये जल है और ये है भाप। तो मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूं कि भाप में जो है जल से 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा होती है। बता चुका ना आपको। क्यों 540 कैलोरी ऊष्मा ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें ये 540 कैलोरी है क्या? ये 540 कैलोरी है गुप्त ऊष्मा। मैंने आपको बताया था कि जल को अगर भाप में परिवर्तित करना है तो आपको गुप्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, समझे ना? और जब गुप्त ऊष्मा दे देंगे तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपको ये चीज बताई थी। और गुप्त ऊष्मा कितनी देनी पड़ेगी? 540। ठीक ना? तो आपको पता चल गया भाप क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा रहती। 540 कैलोरी ज्यादा रहती है, इसका क्या मतलब निकला? 540 कैलोरी है क्या? 540 कैलोरी है गुप्त ऊष्मा, यानी कि इस भाप में जो है गुप्त ऊष्मा रहती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, भाप से हाथ अधिक क्यों जलता है? भाप से हाथ अधिक इसलिए जलता है क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा विद्यमान होती है। कितनी गुप्त ऊष्मा विद्यमान होती है? 540। ठीक, चलिए कॉन्सेप्ट वाली आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि एक बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, मुझे भी पहली बार नहीं समझ में आया था। क्या कह रहा था? क्या कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? सीधा समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है कि बर्फ है, बर्फ को वाष्प में चेंज करना है। ठीक है ना? बर्फ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में चेंज करना है। कुल मिलाकर के यहाँ 3 घटनाएं घटेंगी। बर्फ बनेगा पहले किस में? जल में। और जल किस में बनेगा? वाष्प में। पहली चीज, बर्फ डायरेक्ट तो वाष्प बनेगा नहीं, बर्फ पहले जल में आएगा, जल पहले वाष्प में आएगा। और दूसरी चीज, टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा के कितना करना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 चीजें यहां पर घटेंगी। अच्छा ये बताइए, मैंने बताया था आपको अवस्था परिवर्तन, यानी जब अवस्था परिवर्तन करना है तो वहां पर गुप्त ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो यहां क्या है? यहां अवस्था परिवर्तन हो रहा है ना, बर्फ जल में और जल वाष्प में। तो चलिए यहां हमको क्या जरूरत पड़ेगी? गुप्त ऊष्मा की। ठीक, अवस्था परिवर्तन के लिए। और यहां क्या है?
टेम्परेचर का परिवर्तन हो रहा है ना, और मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर परिवर्तन की बात कहेगा तो वहां पर जरूरत पड़ेगी विशिष्ट ऊष्मा की। जब अवस्था परिवर्तन की बात होगी तो गुप्त ऊष्मा की, और जब टेम्परेचर परिवर्तन की बात होगी तो विशिष्ट ऊष्मा की। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको दोनों की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अच्छा ये बताइए, बर्फ को हमको चेंज करना है जल में। कितना बर्फ है? 1 ग्राम बर्फ है। तो 1 ग्राम बर्फ को हमको जल में चेंज करना है। मैंने बताया था कि 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसे गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बर्फ को जल में चेंज करने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम बर्फ को, उसे बर्फ की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए हमको 80 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब क्या 80 कैलोरी हम यहां लिख दिए कि 80 कैलोरी तो हमको किसके लिए जरूरत पड़ेगी? 80 कैलोरी हमने यहां पर लिख दिया। 80 कैलोरी हमको जरूरत पड़ेगी 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए। चलिए, अब बर्फ जल में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर अभी क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक साथ दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। टेम्परेचर 0 है तो 0 यहां पर भी रहेगा, बस बर्फ को जल में चेंज करना है। अवस्था परिवर्तन पहले कर दें, फिर बाद में टेम्परेचर परिवर्तन कर दें। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल हो गया, 80 कैलोरी ऊष्मा हम दे करके उसको हमने बर्फ को जल में चेंज कर लिया 0 डिग्री। अब ये बताइए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल को अगर हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? 80 कैलोरी दे करके बर्फ को तो हमने जल में चेंज कर लिया, कोई दिक्कत? कर लिया। अब ये जल हो गया। अब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जल का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। तो उसके लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी? मैंने क्या बताया था कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 कैलोरी होती है, ठीक है ना। यानी कि जल के 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो आप इससे निकाल लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी? 1 गुणे 100 बराबर 100 कैलोरी की। या कुछ लोग इसको फार्मूले से भी लगाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बोर्ड इतना छोटा है कि नीचे थोड़ा सा लिख दो उधर कट गया, ऊपर लिख दो उधर कट गया, क्या करें बताओ? मूड खराब हो जाता है। मतलब जल को, अच्छा होता क्या है ना कि, चलिए अभी बताता हूं। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए हमको ms डेल्टा टी एक फार्मूला होता है। m कितना है? 1 ग्राम। s जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1। टेम्परेचर कितना? डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे a गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100, ठीक। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल में परिवर्तित करने के लिए हमको 100 ऊष्मा और देनी पड़ेगी। चलिए 100 और दे दिया। अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको करना क्या है?
100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में परिवर्तित करना है, वाष्प में परिवर्तित करना है। तब और क्या करना पड़ेगा, जल को भाप में अब चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया कि जल को भाप में चेंज करने के लिए हमको गुप्त ऊष्मा दे, अवस्था परिवर्तन फिर कर रहे हैं ना, जल को भाप में चेंज कर रहे हैं। कितना देनी पड़ती है, 540। चलिए लिख दीजिए 540। अब चूंकि जल की गुप्त ऊष्मा होती है 540, कितना हो गया 180 540, कुल हो गया 720 कैलोरी। ठीक, नहीं समझ में आया होगा, मैं समझ रहा हूं। देखो इसमें कह क्या रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, उसको हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में चेंज करना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई बर्फ है, उसको हमको चेंज करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प में। ये है सीधा सा क्वेश्चन। फिर ऊपर चला गया, क्या करें बताओ। कुछ गधे टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलो कि पहले सेट कर दो, तो सेट ही नहीं करते। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाष्प में हमको चेंज करना है। यानी यहां दो बातें हैं, बर्फ को हमको वाष्प में चेंज करना है और इसको हमको 0 को 100 बनाना है। दो चीजें, यानी अवस्था परिवर्तन भी करना है और ताप परिवर्तन भी करना है। अवस्था परिवर्तन का मतलब वही गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट, और ताप परिवर्तन का मतलब वही विशिष्ट ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, तो बर्फ को वाष्प में चेंज करना है। बर्फ पहले जल में चेंज होगा, जल फिर वाष्प में चेंज होगा, वही चीज यहां समझ में आ गया। चलिए, मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम बर्फ को अगर जल में हमको चेंज करना है तो हमको कितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, 80 कैलोरी। यहां लिख दिया 80 कैलोरी। चलिए, अब हमको मिल गया 1 ग्राम जल मिल गया। बर्फ 1 ग्राम जो बर्फ थी, हमने उसको चेंज करके 1 ग्राम जल बना दिया 80 कैलोरी दे करके। चलिए, अब ठीक है, अब आ गया। अब हमारे पास 1 ग्राम जल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी हमने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया। टेम्परेचर बर्फ का था 0, तो यहां पर जल का भी 0 है। चलिए, अब हमको क्या करना है, इस जल के टेम्परेचर को हमको 100 डिग्री बनाना है। 1 ग्राम ये जो जल है, इसका जो टेम्परेचर 0 है, इसको चेंज करके हमको 100 में चेंज करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है MS डेल्टा T। नोट्स में मैंने आपको बताया है, शायद कॉन्सेप्ट वाले में नहीं बताया था। तो चलिए लिख दीजिए, M क्या होता है, जितने को चेंज करना यानी 1 ग्राम। S क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको चेंज करना है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती, 1 होती है, लिख दे। और टेम्परेचर में परिवर्तन, यानी पहले 0 था, 100 बनाना है, तो टेम्परेचर में परिवर्तन कितना, 100 - 0। जब इसको करेंगे यानी हमको 100 की जरूरत पड़ेगी। चलो, यानी हमने यहां लिख दिया 100 और जरूरत पड़ेगी। अब हमको क्या मिल गया, अब हमको मिल गया 1 ग्राम जल 100 डिग्री पर। यहां पर 1 ग्राम जल 0 पर था, 100 और देने के बाद हमको क्या मिल गया, 1 ग्राम जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इस 1 ग्राम जल जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको हमको चेंज करना है भाप में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में इसको हमको चेंज करना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम जल को भाप में चेंज करना है तो हमको गुप्त ऊष्मा देनी पड़ेगी। जहां अवस्था परिवर्तन की बात आएगी वहां हमको गुप्त ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जल को भाप में चेंज करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा देनी पड़ती है, 540। क्यों, क्योंकि जिसको चेंज करना है उसका देखेंगे, जिसमें चेंज करना है उसको नहीं देखेंगे, जिसको चेंज करना। तो यहां जल को चेंज करना है ना, तो जल की गुप्त ऊष्मा की बात होगी। जल की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 540। तो चलिए 540 और दे दिया। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि हमको 3 देनी पड़ेगी। पहले 1 ग्राम बर्फ को जल में चेंज करने के लिए 80,
फिर उस जल का टेम्परेचर 0 से 100 ले जाने के लिए 100 और फिर उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल का जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप में परिवर्तन करने के लिए 540 और, तो कुल हमको 720 देनी पड़ेगी। ठीक है ना। यहां पर बस आप थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि बर्फ को पहले आपको जल में बदल लेना है, ठीक है ना, गुप्त ऊष्मा दे करके। और ध्यान देंगे कि इस टेम्परेचर से कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो जल भी रहेगा जो आपने बनाया, ठीक है ना। अब दूसरा प्रक्रिया, दूसरे स्टेप में क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में तो आप क्या किए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, चलिए मैं आपको लिख ही देता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख दूं क्या, चलिए यहां। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत। सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में परिवर्तित कीजिएगा, ठीक। और थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में चेंज कीजिएगा। ये 3 स्टेप आप कीजिएगा, तीनों में आप तब आपको मिल जाएगा। जब आप ये करेंगे तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में चेंज हो गया, ठीक है ना। और उसमें मैंने बताया है, ठीक। याद रखिएगा जब अवस्था परिवर्तन की बात होगी, यानी जब गुप्त ऊष्मा वाली बात करेंगे, तो दोनों जगह का टेम्परेचर सेम रखिएगा। देखिए बर्फ को जल में है तो 0 टेम्परेचर है, यहाँ जल को भाप में है तो टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, यानी जब गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो वहां पर टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा, दोनों जगह का टेम्परेचर सेम रखिएगा, ठीक। चलिए, और जब टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो वहां पर अवस्था परिवर्तन वाला मत लगाइएगा। समझे कि नहीं समझे, दोनों को एक साथ मत यूज कीजिएगा। यहां देख लीजिए, जब टेम्परेचर को चेंज किया 0 से 100 में तो अवस्था परिवर्तन नहीं किया, जल 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 जल, ठीक है ना। और इस तरह आप आराम से लगा लेंगे। शायद मैंने आपको नोट्स वाले में बताया था, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ml ये होता है गुप्त ऊष्मा वाले के लिए, और विशिष्ट ऊष्मा वाले को होता है ms डेल्टा T, ठीक है ना। और सब 1 ग्राम की बात हो रही है, समझे। यानी गुप्त ऊष्मा वाले में 1 गुणे बर्फ की चूंकि 80 होती, ये होता है लाइटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, तो वही 80 की जरूरत यहां पड़ गई थी। और जल वाले में क्या होता है ms डेल्टा T, 1 गुणे जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 गुणे डेल्टा T 100, तो यहाँ कितनी की जरूरत पड़ गई थी, 100 की जरूरत पड़ गई थी। और यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर वही ml वाला, तो 1 गुणे, लेकिन अब क्या है ml, जल का लाइटेंट हीट निकालना है तो 80 ना लिखे, ये तो बर्फ की लाइटेंट हीट है, जल की होती 540, तो यहाँ 540 लिख देंगे, तो इतने 540, यानी कुल कितने की जरूरत पड़ी, 80 प्लस 100 प्लस 540, 720 आएगा। देखिए कहीं 720 आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। एक बार इसको कर लीजिए, ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से समझा दूंगा। ये वाला जरूर ध्यान देंगे, इसमें 3 स्टेप क्या करने हैं, ये
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नोट्स जरूर पढ़िए एक बार। और याद रखिएगा कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी, यानी बर्फ को जल में परिवर्तन के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। और जल की गुप्त ऊष्मा होती है 540 कैलोरी, यानी जल को भाप में परिवर्तित करने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1/2 कैलोरी होती है शायद, और जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1 कैलोरी। अब ये जो सारी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं ये 1 ग्राम के लिए है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए है। चलिए उस मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40। कॉन्सेप्ट वाली क्लास आप देखिएगा। बहुत बार इसको बताया हूं, बहुत बार इसको बताया हूं। एक फार्मूला आपको बताया था कि C/5 बराबर F -32/9। इसको जब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सॉल्व करा लिया तो मैंने कहा था कि -40 वाट टेम्परेचर है जिस पर C और F की वैल्यू इक्वल होगी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? वही भाई -40। ऑप्शन नंबर सी। 7वां क्वेश्चन देखिए, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -40। किस बिंदु पर, 8वां क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। -40 वाला याद रखिएगा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए। क्या कह रहा है? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होगा? C/5 बराबर होता है F -32/9। ये फार्मूला होता। आगे रोमर केल्विन वो सब भी बताया था, लेकिन हमको 2 की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का 2 गुना होगा? फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का 2 गुना, यानी F बराबर क्या कह रहा है? 2 × C, यानी कि क्या कह सकते हैं? F बराबर 2C। तो जहां F हो वहां पर 2C लिख दीजिए। तो C/5 बराबर F की जगह लिख दीजिए 2C -32/9 कर दीजिए। 9C बराबर 10C माइनस 5 दूना 10, 5 116। तो C बराबर 10C माइनस 9C बराबर 160। C बराबर 160। ठीक है भैया, यानी कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि किस पर होगा? फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का दुगना, यानी F बराबर हम लिख सकते हैं 2C। और वही आप इसमें पुटअप करके, तो ऑप्शन नंबर डी 160 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं। इसको जब फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? यही ये जो फार्मूला आपको बताया था यहाँ पर, इसमें पुट कर दीजिए। C की जगह लिख दीजिए 36.9 जो है, तो आपको फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक ना। आप कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं कि 36.9 होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान, और हम थर्मामीटर से नापते हैं तो वहाँ तो दूसरा रहता है, वहाँ पर ये वाला लिखा होता है 98.6। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा और थर्मामीटर में नापेंगे तो लगभग इसके आसपास वैल्यू मिलेगी 98, 98.6 या 99, और अगर इससे ज़्यादा मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको बुखार है। ठीक है, चलिए। तो ये 98.6 डिग्री जो वहाँ पर मिलता है वो फ़ारेनहाइट में वैल्यू मिलती है, यानी जो हम लोग आम थर्मामीटर यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को नापता है, और फ़ारेनहाइट को जब आप डिग्री में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। इसको आप और में चेंज कर सकते हैं, केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं, समझे। तो डिग्री को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 273 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है कि 36.9 को जनरली हम लोग 37 लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे बोलने में, ठीक ना। और 37 में 273 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 310 आएगा ना। अच्छा, 310 केल्विन। चले, ठीक भैया। तो कोई कहे कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है तो बोलिएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, तीनों एक ही चीज लिखा है। तो 36.2 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है 37 डिग्री। 9वां क्वेश्चन, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होगा। अब हमको केल्विन में वैल्यू पूछ रहा है तो 310 केल्विन पहले इसीलिए निकाल दिया था 310, ठीक। चलिए, कह रहा है कि मानव शरीर का तापक्रम है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा। 11वां क्वेश्चन। कुल मिलाकर के हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या कह रहा है कि कोई मनुष्य है, उसका टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हमको सेंटीग्रेड में चेंज करना है। तो वही वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, C/5 बराबर F-32/9, ये वाला फार्मूला। तो F की जगह लिख दीजिए 98.4, तो C/5 बराबर 98.4 माइनस 32/9। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा तो C की वैल्यू आपको लगभग मिल जाएगी 36.89। इसको सॉल्व कर लीजिए, C/5 बराबर ये इतने को सॉल्व कर लीजिए तो 36.89 लगभग आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा। वही 36.9 यहां पर बता तो चुका आपको। ऑप्शन नंबर सी। ये वाला फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। क्या, इतना तो जरूर याद रखिएगा। ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे गए, रोमर से भी पूछे गए हैं लेकिन ज्यादातर इसी पर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9। चलिए, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर, चलिए ये सब नोट कर लिया ना आपने। चलिए, कह रहा है 13वां क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। कुछ नहीं, कुल मिला के ये 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमको सेल्सियस में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट की जगह आप 200 लिख दीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कुल ये 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ठीक है। चले,
अब क्या लिखें, आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा इसी सूत्र में पुट करके। जहां पर f है वहां 200 रख दीजिए, 200 में से 32 घटा के 9 से भाग दे दीजिए और उसको 5 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत होगी तो मैं तो अभी जिंदा हूं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, फोन करके पूछ लीजिएगा। चलिए, कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में। आपकी दिया है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी C की वैल्यू दिया है और F की वैल्यू पूछ रहा है, तो C की वैल्यू लिख दीजिए 40। तो क्या होगा 40/5 बराबर F माइनस 32/9, 8 बराबर F माइनस 32/9, F माइनस 32 बराबर हो गया 72, ये गुणा हो गया ना, तो F बराबर क्या होगा 72 प्लस 32 बराबर क्या होगा 104। ठीक है भैया, तो 104 देख लीजिए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? बच्चों वाले सवाल हैं ये, तो कक्षा 5 वाले लगा लेंगे, हाँ चुन्नू मुन्नू इसको लगा लेंगे, ये सूत्र बसू कर लीजिए। अब इतना तो मैथ आती होगी, CSAT भी तो देना है, हाँ? विकास देवकीर्ति सर का एक विवाद चल रहा है माता सीता के ऊपर, समझ आए ना, ललन टॉप पे आकर के उनको सफाई देनी पड़ी थी, बहुत हाईलाइट है, कंट्रोवर्सी है। एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, ये जितना मैटर हाईलाइट होगा उनकी कोचिंग की ब्रांडिंग उतना ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो पॉपुलर होंगे, समझ है ना। अब मुझे नहीं पता कि ये कंट्रोवर्सी जानबूझ करके क्रिएट की गई है या हो गई है। अब 2018 का वीडियो है और 2022 चल रहा है, मुझे नहीं पता कि कंट्रोवर्सी जानबूझ करके क्रिएट की जा रही है कोचिंग की ब्रांडिंग करने के लिए या ऑटोमेटिक हो गई है। लेकिन कुछ भी हो, इतना तो तय है कि इससे कोचिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, विकास देवकीर्ति सर की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, समझ आए ना। पूरा उनका मोनोपोली हो जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हाँ, मोनोपोली ऐसे भी है, हर जगह तो वही छाए हुए हैं। चलिए, कह रहा है कि 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का वही फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, C की जगह 50 रख दीजिए, आप देखेंगे कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड C तथा फ़ारेनहाइट F हो, यदि C तथा F का संबंध F बराबर 9/5C + 32 हो तो F तथा C का संबंध क्या होगा। इसमें तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा, इसमें तो पहले सब दे दिया सब। देखिए सीधा सा कुल मिला के ये 16वां क्वेश्चन है। आपको एक फार्मूला बताया था कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 होता है, ठीक है ना। इसी को इधर उधर लिख के दे दिया गया है कि F की वैल्यू आप बताइए कितना होगा। F की वैल्यू निकाल लीजिए, 9C बराबर 5F माइनस 32, 9C/5 बराबर होता है F माइनस 32। तो F बराबर क्या हो जाएगा 9C/5 + 32। देख लीजिए ऑप्शन में जहाँ कहीं हो, ऑप्शन नंबर ए। वही फार्मूला को इधर उधर करके लिख दिया गया।
और यूपीपीसीएस मेंस में ये पूछा गया 2016 में, जान लीजिए। उस समय होता तो कितना आसान क्वेश्चन आते थे। ये फार्मूला आपको जो पता है ना, ये पता है तो आप एफ की वैल्यू इससे निकाल लें। हालांकि मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसमें तो पहले से संबंध बता दिया कि एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है, भगवान जाने। कुल मिलाकर के आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? पारा के तापमापी मतलब जो थर्मामीटर होता है, जो थर्मामीटर आपको होता है उसमें क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर आप देखेंगे तो कह रहा है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर पारा नहीं भरा जाता, बल्कि क्या भरा जाता है? एल्कोहल भरा जाता है इसके अंदर। हमारे आपके यहाँ जो थर्मामीटर मिलता है उसमें पारा भरा होता है, लेकिन जो ठंडे स्टेट होते हैं वहां के थर्मामीटर में पारा ना भर करके क्या भरते हैं? एल्कोहल भरते हैं। एल्कोहल क्यों भरते हैं? देखिए, वो ठंडा स्टेट है, वहां पर चीजें जम जाएंगी। अगर वहां पर हम पारा भरेंगे तो पारा क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और जब यहां जम जाएगा तो रीडिंग हमको नहीं देगा। रीडिंग हमको तभी मिलेगी जब थर्मामीटर के अंदर कोई चीज लिक्विड फॉर्म में होगी। यहाँ पर जो चीज हम यूज कर रहे हैं वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तभी रीडिंग हमको मिलेगी कि हमारा बुखार कितना है या कहाँ का टेम्परेचर कितना है। लेकिन पारे के साथ दिक्कत ये है कि ठंडे स्टेट में चूंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पारा क्या करेगा? अगर यहाँ पारा डालेंगे तो वो जम जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? एल्कोहल यूज करते हैं। क्यों एल्कोहल यूज करते? क्योंकि एल्कोहल का जो हिमांक बिंदु होता है वो जो है बहुत कम होता है। हिमांक बिंदु कम होने का क्या मतलब है? हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव जो है ठोस में चेंज हो जाए, समझे? और मैंने क्या कहा कि हिमांक बिंदु बहुत नीचे होता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे आने पर ही वो ठोस में चेंज होगा, यानी जमेगा। ठोस में चेंज होने का मतलब क्या है? जमना, समझे? तो एल्कोहल का हिमांक पॉइंट बहुत कम होता है, यानी कि टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा कम होगा, तब जाकर के ये जमेगा, नहीं ये द्रव अवस्था में ही बना रहेगा। और पारे के साथ क्या दिक्कत है कि टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ बस ये जम गया। इसलिए हम एल्कोहल लेते हैं कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा गिर जाए तब ये जमेगा, और जब तक थोड़ा सा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, तब तक ये एल्कोहल क्या रहेगा? लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो रीडिंग देगा, क्योंकि हमारा तो मेन टारगेट यही है कि यहाँ जो चीज़ भरी जा रही है वो लिक्विड फॉर्म में रहे। ठीक, चलिए। तो वही ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। द्रवांक कहें या हिमांक कहें, ठीक है ना, द्रवांक या हिमांक है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरने के बावजूद भी एल्कोहल क्या रहता है? द्रव अवस्था में बना रहता है, जो कि पारे के साथ नहीं होता। पारे में क्या हो? थोड़ा सा भी टेम्परेचर गिरा, यानी थोड़ा सा भी ठंडी बढ़ी, वो जम जाएगा। ठीक है भैया, चलो। ए, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नांकित में से कौन सा हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए होता क्या है, वही इसका भी संबंध वही ठंडे स्टेट से है।
आपको ये पता होगा कि जो इंजन होता है, इंजन के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है, पेट्रोल के साथ पानी भी उसमें पड़ा होता है, याद रखिएगा ना पता हो तो। ठंडा स्टेट है कहीं पर, ये पानी क्या करेगा, जम सकता है, जम जाएगा कि नहीं, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ये पानी जम जाएगा, और जम जाएगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि उसको चलने के लिए पानी चाहिए, और पानी तो ठंडे स्टेट में जम जाएगा जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड आया। तो करते क्या है, इस पानी में हम मिला देते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से होता क्या है कि ये पानी जमता नहीं है, जमेगा लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। पहले जब तक नहीं मिलाया था, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया जम गया। अब एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने के बाद जब बहुत कम आएगा, मान लिया 20 पहुंच गया या मान लिया -50 पहुंच गया, तब जा करके जमेगा। ठीक है ना। चलिए, यानी कि हिमांक पॉइंट क्या होता है, 0 से कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से। हिमांक बिंदु नीचे चले जाने का मतलब क्या है, हिमांक बिंदु नीचे चले जाने का मतलब यह है कि जिस टेम्परेचर पर वो जम रहा है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक ना, पहले 0 पर वो हो जाता था, अब माइनस में कहीं जाके मान लिया -50 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई माइनस क्या होता है, 0 से कम होता है ना, पर वो जमेगा। ठीक ना। चलिए, तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों मिलाया जाता है, क्या मिला, हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। हिमरोधी का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ, रोधी का मतलब होता है कि बर्फ ना बने। ठीक है ना। एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देने से क्या होगा कि अगर टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या -1-2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये पानी बर्फ ने नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका हिमांक बिंदु नीचे चला गया। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरेगा तभी ये पानी बर्फ में चेंज होगा। ठीक है भैया। चलिए, तो क्या मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन करते हैं कि परम शून्य ताप क्या है। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, परम शून्य ताप मैं आपको बता चुका हूं।